Dear friends, the videos uploaded on YouTube are not enough to understand my approach on case taking, its management, medicine description. So, to understand this system in depth, please do attend my live seminars and classes. नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथिक एनलाइटन में। तो ये एक 4 साल के बच्चे का केस है और इसको अक्सर उल्टी और दस्त की शिकायत बनी रहती है जब से ये पैदा हुआ है। तो इससे आप समझिए कि ये कहने में छोटा केस है उल्टी दस्त का, पर अगर 4 साल के बच्चे को इतनी बार उल्टी दस्त होते हैं तो वो छोटा केस नहीं होता, उसके पीछे कोई डीप पैथोलॉजी होती है जिसको हम क्रोनिक डिजीज कह सकते हैं। तो छोटा केस जो होते हैं वो इनडिस्पोजिशंस होते हैं जो अपने आप आते हैं और अपने आप चले भी जाते हैं। अगर उस केस में हम से सिलेक्शन पार्शियल भी होता है तो भी वो पेशेंट आसानी से ठीक हो जाता है, क्योंकि उसकी अपनी जो वाइटल फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होती है, उसका जो डिस्टर्बेंस होता है वो माइनर होता है। लेकिन जो बीमारियां इस किस्म की नहीं जा रही हैं, बार बार बनी हुई हैं, चाहे वो उल्टी है चाहे दस्त है, इसका मतलब है कि उसके जो वाइटल फोर्स की डिसहार्मोनी है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको ठीक करना आसान नहीं होता है। उसके लिए हमको एग्जैक्ट सिमिलिमम चाहिए और कितनी बार, बहुत बार सीक्वेंस ऑफ रेमेडीज देनी पड़ती हैं। तो ये जो गलत फहमी हम होम्योपैथिक डॉक्टरों के दिमाग में होती है कि अगर एक बार सिमिलिमम मिल जाए तो फिर मरीज हमेशा ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाता है या उसकी सारी ही रोग खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। 99% केस में ऐसा नहीं होता है। तो जब सिमिलिमम मिलता है तो उसकी एक अवस्था बहुत जल्दी से रिपेयर हो जाती है, फिर वो उसकी हीलिंग जो होती है वो नेचुरल वे में होती है। उसके बाद जब वाइटल फोर्स अपने दम पर हील नहीं कर पाता है तब फिर हमारे को कुछ और करना पड़ता है, केस लेना पड़ता है। उस समय देखा जाता है कि हम वही पोटेंसी बढ़ाएं या उसी को रिपीट करें या नया केस लें, नई दवाई लें। तो जो भी हालात होते हैं उसके हिसाब से फिर हम किसी नई मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट चलता है ये सीक्वेंस में चलता है। तो इस तरह हम लोगों को, क्योंकि जानकारी है नहीं कि जो हमारा मानव रूप में जो ये जन्म है ये पहला जन्म है या इससे पहले भी कितने मानव रूप में जन्म हमने लिए हैं, क्योंकि जब तक हमको अपने बारे में जानकारी होगी नहीं तो फिर हम डिसहार्मोनी के बारे में भी कैसे जानकारी करेंगे, वो भी नहीं होगी तो फिर उसको सेट कैसे करेंगे। तो इस केस के जब बात चली है तो मैं आपको समझा देता हूं कि हम सीधा ही मानव नहीं बने हैं। तो सबसे पहले जब सृष्टि का ओरिजिन हुआ वो तो बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स लगे, लगभग मोर देन 7 बिलियन ईयर्स। तो पर मैं शुरुआत आपकी वहां से करूंगा जहां से हम लोग जीवन की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले परमात्मा ने कार्बन एटम बनाया जीवन की शुरुआत करने के लिए, जिसके अंदर 4 वैलेंसीज होती हैं, यानी वो मिडल में होता है। तो वो 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है। तो सेटिस्फाई होता है, वो लेना देना दोनों चलता है। बाकी कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं होते हैं, उनमें या तो 3 माइनस वगैरह होती हैं या 3 प्लस होती हैं या पूरे 8 की 8 कंप्लीट होती हैं। तो जीवन की शुरुआत कार्बन एटम से हुई, धीरे धीरे बढ़ते हुए कोएसिडवेट ड्रॉप्स बने, सिंगल सेलुलर एनिमल बने, फिर लाइफ पानी से निकल के जमीन पे आई और बढ़ते यानी एवोल्यूशन होते होते मनुष्य बना। फिर मनुष्य का भी अपना एवोल्यूशन हुआ, इस एवोल्यूशन को कराने के लिए समय समय पर देवी देवता और गुरु पृथ्वी पर आते रहे। तो वो उन गुरुओं का, देवी देवताओं का जो कार्य होता था वो यही होता था कि एक स्पीसीज से वो अगली स्पीसीज तक उस जीव का विकास करा दें। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मानव है वो 84 लाख योनियों में से निकलकर मानव बना है। तो इन सभी 84 लाख योनियों का पूरा
हिसाब किताब रिकॉर्ड जो है वो हमारी कुंडलिनी नाम की शक्ति में मौजूद होता है और उसी कारण से हमारा ये वर्तमान जीवन बनता है, उसी के अकॉर्डिंग, इसलिए सबका अलग अलग होता है। तो उसी के अंदर जो डिस्टरबेंस है उसको ठीक करना होता है, वो है असली सूक्ष्म रूप। और इसी को डॉक्टर हनुमान साहब ने मियाज़म का नाम दिया था, लेकिन जैसे मैं आज बता रहा हूँ वो उसको इस लायक बताने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उस समय का वातावरण बिल्कुल अलग था। तो बीमारियों की शुरुआत वहाँ से होती है। जैसे 3 चैनल है हमारे, लेफ्ट चैनल जिसे हम लेफ्ट सिंपैथेटिक चैनल ग्रॉस रूप में जानते हैं, पर उसके पीछे जो सूक्ष्म चैनल है उसको ईडा नाड़ी के रूप में जानते हैं। ऐसे ही राइट सिंपैथेटिक चैनल के पीछे जो काम करने वाली शक्ति है उसको हम पिंगला नाड़ी के रूप में जानते हैं। और अगर इनका धार्मिक नाम दें तो लेफ्ट वाले को महाकाली की शक्ति कहते हैं और राइट वाले को महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक चैनल हमारे अंदर है उसकी जो सूक्ष्म नाड़ी है उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं और उस नाड़ी में महालक्ष्मी जी की शक्ति होती है। तो इनके अपने गुण हैं। जब भी हम इन गुणों के खिलाफ चलते हैं जाने अनजाने में, तो हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम है, सूक्ष्म सिस्टम है, उसके अंदर खराबियां आ जाती हैं, जो कि हमारी विभिन्न परेशानियों के रूप में जीवन में रिफ्लेक्ट होती है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे हमारे मान सम्मान की हो, चाहे सुरक्षा की हो। ऐसे हर किस्म की चीज वो रिफ्लेक्ट होती है। तो इसलिए अगर दस्त मामूली डिस्टर्बेंस मामूली सा है तो दस्त आके 2-4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। अगर वो डिस्टर्बेंस मामूली नहीं है तो बार बार रिपीट होंगे। तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट सिमिलियम का एक सीक्वेंस देते रहना पड़ेगा और जितना भी बार हम अच्छे सिमिलियम का चुनाव करेंगे उतनी ही इंसान की हेल्थ पहले से अच्छी और अच्छी और अच्छी और अच्छी और अच्छी होती चली जाएगी। ऐसा मेरा अनुभव है। मतलब आध्यात्मिक जीवन से जानकारी लेके इसको मैंने प्रैक्टिकली होम्योपैथी के साथ वेरीफाई किया है। तो मेरा जो भी पेशेंट होते हैं, अगर आज एक पेशेंट 50 इयर्स की एज का है तो 2 साल के बाद वो 52 साल का हो जाएगा। तो 52 साल की उम्र जितना परेशान और दुखी होना चाहिए, बीमार होना चाहिए, परंतु अगर वो मेरे ट्रीटमेंट में है और मैं सही सिमिलियम का चुनाव कर पा रहा हूं बार बार, चाहे वो, तो उसकी हेल्थ 52 साल की तो उम्र होगी, पर उसकी हेल्थ जो होगी वो 49-48 साल वाली हो जाएगी 52 साल की उम्र में। तो एक किस्म से वो रिकवरी हुई। नहीं तो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है 40-50 साल के बाद। तो ये सही सिमिलियम का कमाल है। अगर सही सिमिलियम नहीं मिलता है रोगी को तो यही सारी की सारी बीमारियां वो अगले जन्म में भी एज इट इज जाती हैं, जो कि कोई भी मेडिकल साइंस जानती नहीं है, चाहे वो होम्योपैथी हो चाहे कोई और साइंस हो। इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी वजह अपनी अलग अलग होती हैं। बहुत सारे रीजन मेडिकल साइंस दे सकती है, देती भी है, उनको सिद्ध भी कर देती है, पर उनके पीछे जो सूक्ष्म कॉज है जिस कारण से वो मैनिफेस्ट हुआ है वो साइंस जानती नहीं है और कभी भी जान नहीं पाएगी, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा सिस्टम बनाया है नहीं। और ये तभी होगा जब आप खुद परमात्मा से मिलोगे, तो वो सहज योग से होता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप ऐसे ही जिए, अंधकार में जी के मरें, या फिर प्रकाशित होके ज्ञानवान होके हमेशा के लिए अमर हो जाएं सूक्ष्म रूप में। तो कुछ कुछ मैं ये सूक्ष्म बातें इसलिए बताता हूं कि ये बताना जरूरी होता है। हालांकि इनका डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन से कोई मतलब नहीं होता, परंतु आपके ज्ञान के लिए जरूरी है। इसीलिए जब ये ज्ञान होगा तो फिर प्रिस्क्रिप्शन भी अच्छा होगा आपका। तो चलो अब मैं इस मरीज की बात करता हूं। तो ये 4 साल के बच्चे का केस है जिसको प्राय उल्टी दस्त की शिकायत होती रहती है। तो ये 13 अप्रैल 2015 को मेरे पास आए थे। तो इसकी मां है। इस बच्चे को 14 मार्च 2015 को पेट का इन्फेक्शन हो गया था। तो एंटीबायोटिक का हमने पूरा कोर्स दिया था इस बच्चे को। फिर उसके बाद 10 अप्रैल को रात को एकदम से फिर उल्टियां शुरू हो गई, यानी अभी पूरा 1 महीना भी नहीं गुजरा है। और रात 3 बजे से दोपहर तक जब तक एलोपैथी दवाई नहीं दी, इसको लगातार उल्टियां होती रहीं। पानी भी पिए तो भी उसकी भी उल्टी आ जाए। तो उन दवाइयों से भी ज़्यादा आराम इसको आया नहीं।
जरा सा भी कुछ खा रहा था तो उल्टी आ जाती थी, पानी भी पिए तो उल्टी आ जाती थी। अब ये जो बच्चा है अपनी माँ से चिपट कर, बिल्कुल जैसे इसकी माँ मेरे सामने बैठी हुई है पेशेंट की चेयर पे, स्टूल बेंच पे, तो उसके साथ ये चिपट कर बैठा हुआ है और इधर उधर ऐसे ऐसे करके देख रहा है जैसे कुछ जानकारी चाह। तो डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि इसको दवाई देते रहो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। अभी 4 दिन ही हुए, तो क्या उल्टी दस्त के लिए एलोपैथी दवाई 4 दिन खाना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है? अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास 1 दिन में उल्टी दस्त ना रुके तो मरीज भाग जाते हैं, वो कहते हैं होम्योपैथिक स्लो है। लेकिन जब 4 दिन में एलोपैथी से नहीं रुकते हैं तो कहते हैं बीमारी गंभीर है, ना कि एलोपैथी खराब है। तो ये माइंड सेट का फर्क है। ये माइंड सेट इसीलिए हुआ क्योंकि हम होम्योपैथ बहुत सालों से अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, तो अभी दे पा रहे हैं, तो इसे शायद समाज की मानसिकता बदलेगी। 4 दिन हो गए, अभी आराम नहीं आया है इसको, और यह कुछ खा पी भी नहीं रहा है, बिल्कुल कितना पतला हो गया, ये सब सूख गया है। जाहिर बात है 4 दिन बच्चे को बिना खाए उल्टी दस्त में रहेगा तो उसका सूखना, उसका कमजोर होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और डॉक्टर लोग इसका कोई कारण भी नहीं बता रहे कि इसको उल्टी दस्त आ क्यों रहे। अभी मैं आपको बता रहा था कि कारण वो लोग जानते नहीं है, वो सिर्फ ये कह सकते हैं इसको इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया आ गया वगैरह वगैरह, पर ये असली कारण होते नहीं है। और क्योंकि अभी इस वीडियो में मैं काफ़ी कुछ पहले बता चुका हूँ, तो इस टॉपिक को मैं यहाँ नहीं छेड़ूंगा, आगे फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। मैं बस कह रहे हैं कि दवाई खिलाते रहो। अरे पिछले 2 महीने में 2 बुखार चढ़ गया, 7-8 बार इसको उल्टी लग चुकी हैं, दस्त लग चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, दवाई देते रहो बस। तो मैं अब इससे पूछता हूँ, तो इसका मतलब है कि आपकी कुछ प्रेगनेंसी के समय आपको कोई समस्या रही थी जो बच्चे में आ गई हो? नहीं, मैं तो ठीक थी बिल्कुल। जब माँ की बीमारी के बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं मिली तो मैं आगे पूछता हूँ, तो जब ये बीमार होता है तो ये कैसा बर्ताव करता है? इस बच्चे का बर्ताव क्या कुछ बदल जाता है नॉर्मल से? माँ बताती है अभी तो इसको बुखार नहीं है, इसलिए ये खेल रहा है, और इतनी उल्टियां करने के बाद इसको कुछ आराम भी आ गया है, जैसे तो इसने अपने पेट का सारा गंदा बाहर निकाल दिया है। ये माँ की अपनी थ्योरी है कि उल्टी करके जो पॉइजन पेट में था वो निकल गया, तो इसलिए थोड़ा अच्छा हो गया अभी। तो मैं इससे पूछता हूँ माँ से, तो क्या इसको आप जंक फूड ज्यादा खिलाते हो? वैसे पिज्जा बर्गर वगैरह, ये चाउमीन जो कुछ पैकेट आइटम आते हैं, ये इनको ज्यादा खिलाते हो क्या? तो माँ बताती है हाँ, इसको चिप्स और चॉकलेट का बहुत शौक है, हफ्ते में 1-2 पैकेट तो ये खा जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी ये बच्चों को नहीं देने चाहिए। तो जब माँ ये बताती है कि 1-2 पैकेट तो खा ही लेता है, तो बच्चा तुरंत माँ की बात को काटता है, कहता है उसने कल संतरा खाया था, मतलब ये चॉकलेट में नहीं खाता हूँ, संतरा खाया था कल, मतलब अच्छा खाना, बच्चे के हिसाब से वो अच्छा खाना है जो उसने खाया है। परंतु मेरे प्रश्न करते ही घबराकर बच्चा माँ की गोद में घुस जाता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। माँ आगे बताती है जी, जब ये बीमार होता है तो ढीला ही रहता है, जैसे इसको आलस रहता है, लेटा नहीं रहता है, पर ये किसी से बात नहीं करेगा, शक्लें बनाता रहेगा जैसे इसका मन खराब हो रहा हो, पर उल्टी करके इसका मन कुछ हल्का हो जाता है। ये नॉर्मल बात नहीं है, ऐसा होता नहीं है। उल्टी करके नॉर्मल छोटे बच्चे और ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं। अब बच्चा अपनी माँ को थपथपा रहा है जैसे वो माँ को कुछ बताना चाहता है, तो मैं बीच में टोकता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं शायद मेरे से कम्युनिकेशन होगा तो मैं बच्चे की बात को अच्छे से समझ पाऊंगा। अच्छा, क्या बताना चाहते हो बच्चे, आप बताओ, मुझे बताओ ना। तो माँ के पूछने पर जवाब देने की बजाय माँ के पीछे ही अपना मुंह छुपा लेता है। तो मैं इससे पूछता हूं भी अगर ये कुछ खा नहीं रहा, जैसे आप कह रहे हो कि इसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो इसमें ये इतनी ज्यादा चुस्ती कैसे बनी हुई है? नहीं, मैं इसको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खिला तो रही हूं, पर ये खुद नहीं मांग रहा है। जैसे पोहा खिलाया, ग्लूकोज खिलाया, थोड़ा सा जूस पिलाया, थोड़ा के कुछ ना कुछ तो मैं इसको खिला रही हूं, पर यह बड़ी मुश्किल से खाता है, और जब ये सही होता है तो सब कुछ आराम से खा लेता है। अभी भी बच्चा माँ की गोदी में घुसा जा रहा है। तो मैं पूछता हूं, पर यहां पर ये आपसे चिपकता है या घर पर भी ऐसे ही आपके साथ चिपका रहता है? ये नहीं, ये तो यहीं पर चिपक रहा है।
घर पर तो ये मस्त खेलता रहता है, पर जो कुछ इसका मन करता है ये वो खाता है, ढंग की चीजें नहीं खाता है, मतलब जंक फूड में ज्यादा विश्वास करता है बच्चा। वैसे इसकी भूख बहुत कम है। बच्चा देखने में काफी स्वस्थ लग रहा है। बच्चे में अब ये कहती है बच्चा आलसी बना रहता है, पर यहां इतना आलसी लग नहीं रहा मुझको। अच्छा, जितनी थोड़ी सी जानकारी दी गई है तो माँ के द्वारा दी गई जानकारी और मेरे स्वयं के बच्चे के हाव भाव को ध्यान में रखते हुए मैंने अब इसके नीचे ऐसे रूब्रिक बनाए हैं कुछ, परंतु रूब्रिकों के आधार पर औषधि का मैंने चुनाव किया नहीं है, क्योंकि रूब्रिक मैकेनिकल होते हैं। तो औषधि का निर्णय बच्चे के हाव भाव को देखकर ही किया गया है, यानी विदाउट रिपर्टराइजेशन। इस समय मां के द्वारा दी गई जानकारी का भी कोई खास महत्व मैंने नहीं दिया है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं वो मेरे लिए ज्यादा सटीक है, ऑथेंटिक है, बजाय इसकी कि मां क्या बोल रही है। क्योंकि मां की अपनी भावनाएं उसमें मिली हुई हैं, तो वो सही जानकारी मां नहीं दे रही है। तो इसके रूब्रिक मैंने लिए एंटिक्स प्लेस चिल्ड्रन इन, कावर्डिस, अलर्ट, प्लेफुल। तो एंटिक्स, इसको रूब्रिकों को हम समझते हैं कि क्या मतलब होता है इन रूब्रिकों का। एंटिक्स प्लेज चिल्ड्रन इन, मतलब बच्चों में एंटिक्स का प्ले करना। तो बच्चे तरह तरह की कलाबाजी करते रहते हैं, जिसमें उनके स्वयं को भी मजा आ रहा होता है और जो लोग उनको देख रहे होते हैं उनको भी मजा आ रहा होता है। यानी बच्चा दूसरे लोगों की मौजूदगी में ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करता है, ऐसा करना उसको अच्छा लगता है, तो इसको एंटिक्स कहते हैं। नॉर्मली जो अकेला बैठा खेल रहा है, कूद रहा है, उसका नहीं है। तो एंटिक्स जैसे जोकर करते हैं उसमें सर्कस में दूसरे लोगों को हंसाने के लिए, तो ऐसे एंटिक्स वाले बच्चे वो अपने आप ऐसी हरकतें उल्टी सीधी करते हैं, उसको एंटिक्स बोलते हैं। दूसरा रूब्रिक मैंने लिया कावर्डिस, यानी कायर। तो कायर कौन लोग होते हैं? जो किसी भी समस्या का समाधान करने की बजाय उससे डर कर भागने लगते हैं, उनको कायर कहा जाता है। यह बच्चा स्वयं तरह तरह की तो हरकतें कर रहा है, यानी एंटिक्स प्ले कर रहा है, उसी में ये मगन है, मस्त है, परंतु जैसे ही मैं इससे कोई प्रश्न करता हूं वैसे ही यह घबराकर अपनी सारी हरकतें बंद कर देता है और मां के पीछे छुपने का प्रयास करता है, यानी मुझसे बचने का प्रयास करता है, मां को कस कर पकड़ लेता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब है कि जो मैं सामने आया, यानी इसको लगा कि ये कुछ खतरा है मेरे लिए, तुरंत मां की उसमें गोद में घुस जाता है ताकि सुरक्षित हो जाए। अलर्ट, चौकन्ना, यानी सतर्क रहना। सतर्क व्यक्ति को अपने आसपास घटने वाली प्रत्येक घटनाक्रम की जानकारी रहती है, उसका ध्यान सब तरफ होता है। यह बच्चा कलाबाजियां कर रहा है, परंतु इसका पूरा ध्यान हमारे मतलब डॉक्टर और इसकी मां, हमारे बीच में हो रहे वार्तालाप पर बना हुआ है। उसको सारी बातें समझ आ रही हैं कि हम क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैं कोई बात इससे संबंधित मां से पूछता हूं और इसको लगता है कि मां ने सही जवाब नहीं दिया है, तो यह तुरंत मां को टोकता है, उसके कान में धीरे से बताता है कि यह बात ऐसे नहीं है, ऐसे है। यह उसकी समझदारी और सतर्कता यानी अलर्टनेस का लक्षण है। जैसे इसने मां ने कहा कि भाई वो ये 1-2 पैक के हफ्ते में 1-2 पैकेट तो चॉकलेट या जंक फूड वगैरह के खा ही लेता है, तभी उसने तुरंत टोका, नहीं मैंने संतरा खाया था कल। तो यानी वो सारी बातें सुन रहा है और रिएक्ट भी कर रहा है। प्लेफुल है, खेलते खेलते रहने वाला व्यक्ति, यानी वह अपनी हर हरकत को खेल खेल के बना लेता है, यानी उसमें खेल में मजा आता है। तो जब ये चारों रूब्रिक को हमने रिपर्टराइजेशन किया गया तो इनके हिसाब से चारों दवाइयां कॉमन आई इसके अंदर। तो उसमें कुछ लक्षणों में 4 कॉमन आई, कुछ में 1, कुछ में 2, कुछ में 3। तो ओपियम फर्स्ट 3 लक्षणों में, बेलाडोना भी 3 लक्षणों में। तो जब इन चारों को रिपर्टराइज किया गया तो इनमें सभी में 3-3 रूब्रिक्सों में ये दवाइयां कॉमन आई, ओपियम, बेलाडोना, स्ट्रामोनियम, इग्निशिया और लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम में 2 कॉमन है, बाकी सब में 3-3 रूब्रिक कॉमन है। तो अब इस तरह से सिलेक्शन कैसे होगा जबकि ये सारी दवाइयां बिल्कुल अलग अलग प्रकृति की हैं? तो इसका मतलब रिपर्टराइजेशन से हमारा काम नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना होगा फिर? जो मैट्रिया मेडिका हमने पढ़ा है और हमें समझ है कि इस दवाई
का लक्षण ऐसे होते हैं, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, तो उस टोटल पर्सनैलिटी के सहारे हमको चलना होगा, ना कि सिर्फ मैकेनिकल रिपोर्टराइजेशन के साथ। तो यहाँ आगे पढ़ता हूँ जो मैंने लिखा है इसमें, बेलाडोना, स्ट्रामोनियम और इग्नेशिया, ओपियम। परंतु चारों में से कोई भी औषधि का पूरा व्यक्तित्व बच्चे के व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रहा है, यानी सिमिलियम तो बन ही नहीं रहा है, तो फिर रिपोर्टराइजेशन से हम दवाई नहीं दे सकते। इस केस में रिपोर्टराइजेशन थोड़ी सी मदद करता है, ना कि टोटली आप रिपोर्टराइजेशन के सारे दवाइयां चुन सकते हैं। दवाइयां चुनने के लिए आपको खुद मैट्रा मेडिका का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप ये सब कर पाएंगे। तो बल्कि जो भी ये चारों दवाइयां हैं, इनको देखकर ऐसा आभास आता है कि बच्चा अपने में मस्त है, परंतु हर प्रकार के संभावित खतरे के प्रति वो सतर्क भी है और उससे बचने के लिए अपनी मां से बिल्कुल चिपट कर बैठा हुआ है। मैं जैसे ही उससे कोई प्रश्न पूछता हूं तो वह तुरंत ही घबराकर मां के पीछे छुपने का प्रयास करता है। तो यह उसके कायरपन का लक्षण है और स्वयं को वो सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। तो ऐसी उसकी स्थिति में, यानी सुरक्षित स्थिति में स्वयं को रखने की ये इच्छा है। अब वो कलाबाजी कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, खेल भी रहा है, परंतु वो फिर भी पूरी तरह सतर्क है। तो वह स्वयं को अपनी मां के पास ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। मेरी हर बात को वह अपनी मां को बताता है, क्योंकि उसको अपनी मां पर पूरा भरोसा है, ना कि मेरे पर। मेरे से तो खतरा महसूस हो रहा है। और हायरसाइमस का व्यक्ति केवल भरोसे वाले व्यक्ति से ही संबंध रखता है। उसके लिए तो फिर वो जो भी कुछ उल्टा पुल्टा जो भी उसको सलाह देगा वो मान लेता है, फिर उसको छोड़ता नहीं है वो। तो इसको हम क्लिंगिंग में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह रिपोर्टरी में ऐसे एडिशन किए जा सकते हैं अगर वो रूब्रिक पूरे व्यक्तित्व से मेल खाता है। हैफेजर्ड एडिशन रिपोर्टरी में करना बहुत ही खतरनाक है, होम्योपैथी के लिए और फिर बाद में होम्योपैथ के लिए भी। तो उसी से, यानी जो भरोसे वाला व्यक्ति है, उसी से ही अपना सारा काम करवाना चाहता है, क्योंकि वह स्वयं को केवल उसी स्थिति में सुरक्षित महसूस करता है। तो हायरसाइमस व्यक्ति के लिए उसकी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होता है, यानी वो घबराया हुआ और डरा हुआ व्यक्ति होता है, जो जैसा कि ये बच्चा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसको हायरसाइमस दी गई। इस हायरसाइमस ने इसको ऊपर बहुत ही चमत्कारिक ढंग से लाभ पहुंचाया इसको। तो इस केस से हमें सबक मिलता है कि केवल रिपोर्टरी के आधार पर मैकेनिकली, यानी मशीनी प्रक्रिया से हमको औषधि का चुनाव नहीं करना चाहिए, बल्कि औषधि की समझ रखते हुए उसकी छवि को रोगी में पहचानना चाहिए। दोनों का मैचिंग होना जरूरी है, रोगी का भी और मेडिसिन का। जब रोगी का व्यक्तित्व औषधि के व्यक्तित्व से पूरी तरह समरूप या समान, यानी सिमिलियम होता है, तभी औषधि रोगी के रोग को ठीक करती है तथा उसके पूरे व्यक्तित्व को एक नई दिशा में बदलकर रख देती है। जो सकारात्मक पहलू है वो उभर आते हैं। जब तक रोगी का व्यक्तित्व नहीं बदलता, तब तक हमें रोगी को क्योर हुआ नहीं समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी पहचान है। तो डॉक्टर हेनिमान के अनुसार व्यक्ति का मन, यानी उसका माइंड, हालांकि मन तो माइंड एक बड़ा वेग सा टर्म है, माइंड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो अभी मैं उसकी व्याख्या यहां नहीं करूंगा। तो इसके अस्तित्व के उच्चतम उद्देश्य, यानी जो व्यक्ति के मन का जो अस्तित्व है, उसका जो उच्चतम उद्देश्य है, हाईएस्ट पर्पज ऑफ लाइफ, हायर पर्पज ऑफ देयर एग्जिस्टेंस की तरफ लगा होना चाहिए, तभी हम उसको स्वस्थ मनुष्य कह सकते हैं। यानी दुनियादारी के झंझटों में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का ध्यान किसी एक पर्टिकुलर चीज में फंसा हुआ है, चाहे वो पैसा कमाना है, चाहे बच्चों की देखभाल करनी है, बिजनेस बढ़ाना है, या किसी कला के रूप में फंसा हुआ है, कहीं भी फंसा हुआ है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, उसको बदलने की जरूरत है। जो स्वस्थ होता है वो बिल्कुल फ्री फ्लोइंग, नॉन अटैच्ड व्यक्ति होता है, और जिसको कहते हैं हमेशा आनंद में रहने वाला व्यक्ति होता है। तो उसे प्रत्येक स्तर पर स्वस्थ होना चाहिए, जैसे कि भौतिक स्तर पर, यानी उसकी अपना फिजिकल बॉडी, शरीर, बौद्धिक स्तर पर यानी इंटेलेक्चुअल लेवल पर, भावनात्मक स्तर
यानी इमोशनल लेवल पर, सामाजिक स्तर पर, सोशल स्तर पर। ये नहीं कि वो कल को छुरियां लेके सबको मारता पीटता, डंडे लेके मारता पीटता फिरे, तो वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। और यहाँ तक कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल पर भी उसको पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, तब हम उसको स्वस्थ व्यक्ति मान सकते हैं। तो तभी उसको स्वस्थ कह सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति हर प्रकार के असुविधा के एहसास से मुक्त और आनंदित व्यक्ति होता है। क्या, दोबारा बोलता हूं मैं आपको, स्वस्थ व्यक्ति हर प्रकार के असुविधा के एहसास से मुक्त, यानी पूर्णतः मुक्त एक आनंदित व्यक्ति होता है। ये स्वस्थ है। तो मैं समझता हूं कि अब HISMS का बिल्कुल एक अलग रूप आपने देखा। मैं बार बार नए नए रूप दिखा रहा हूं। तो अभी इसका जो आगे आई है 29 अप्रैल 2015 को इसकी माँ फिर लाई है। वो बता रही है आरव ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये रोगी जो होता है हमारी ऑब्जर्वेशन में काफ़ी लंबे समय तक रहे। उसको जब जब हमें दवाई बदलने की जरूरत है तब तक हम बदल पाएँ। तभी ये सीक्वेंस ऑफ मेडिसिन चलता है, तब स्वस्थ होता है मरीज। एक डोज से और एक दवाई से नहीं स्वस्थ होता है। आरव ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा खाता पीता नहीं है। ये जो डायलॉग है माँ का, खाता पीता नहीं है, बड़ा रूटीन है, इसमें विश्वसनीय डायलॉग नहीं होता है। तो माँ के इस कथन को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि काफी स्वस्थ या मोटे बच्चों की माताएं भी अक्सर यह कहती हुई सुनी जाती हैं कि उनका बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, यानी वो जरूरत से ज्यादा उनको खिलाना चाहती है, उनका प्यार इतना ज्यादा होता है कि पता नहीं बच्चे के लिए मैं क्या कर दूं। इस भावना से वो प्रेरित डायलॉग होता है। तो आपको बहुत सतर्क होकर इवेल्युएट करना होगा कि क्या वास्तव में माँ ठीक बोल रही है या अपनी करुणा ममता में ये ऐसा कर रही है। तो उसकी सिर्फ कॉफी चॉकलेट ही चाहिए। मतलब ये माँ कह रही है कि इस बच्चे को सिर्फ कॉफी, टॉफी और चॉकलेट ही चाहिए। मैं इससे पूछता हूँ भाई तुम्हारे इसके बच्चे की उल्टियाँ कैसी हैं, उल्टी दस्त के नहीं आई थी? तो वो ठीक है, आपकी दवाई खिलाने के बाद इसने एक भी उल्टी नहीं करी। अब होम्योपैथिक फास्ट है या एलोपैथिक फास्ट है, ये आप डिसाइड करें। तो इसका वजन क्या रुका हुआ है या बढ़ रहा है थोड़ा बहुत? अभी 15 किलो है, मैं बाद में दोबारा करवा लूंगी, मुझको अभी चेक नहीं किया। तो इसके अंदर की हालत इसके बढ़ते वजन से ही पता चलेगी, क्योंकि माँ तो हमेशा ही कहती रहती है कि उसका बच्चा कुछ खाता नहीं है। तो आजकल मैंने बहुत सारे, माँ बता रही है कि इसको बहुत सारे स्पोर्ट्स लगा दिए हैं, इसलिए वो थका रहता है। इसके अलावा बाहर नहीं जाता है, बस मोबाइल में ही घुसा रहता है। तो अभी इसको दवाइयाँ जारी हैं इसकी। तो फिर ये 20 जुलाई 2015 को आती हैं, यानी लगभग 3 महीने बाद। तो फिर ये बता रही है कल से इसको थोड़ी खांसी आती रही है, थोड़ा सा गर्म लग रहा है मुझको ये, पर ये खेल रहा है। मैं इसलिए दवाई लेने के लिए आई हूँ कि ये बीमारी कहीं बढ़ ना जाए। ये चिंता माँ की है, ना कि बच्चे की है। तो हमें ये माँ की चिंता से कुछ लेना देना नहीं होता है दवाई देने के समय। बाकी जब वो आपकी दवाई शुरू की है तब से ठीक चल रहा है, उसको आज तक कोई उल्टी नहीं आई है। पहले तो 3-4 महीनों से उल्टियों का एक लंबा सिलसिला चढ़ पड़ा था इसका। अब वो सब तो आपकी दवाई से बिल्कुल ठीक हो गया है। उसकी अभी भूख भी ठीक है, यानी अब माँ इसको कह रही है कि भूख ठीक है। पर अभी 2-3 दिनों से इसको टॉयलेट ठीक से नहीं आ रहा है, थोड़ा सख्त हो गया है और इसका पेट थोड़ा सख्त ही रहता है। तो 2-3 दिनों के बाद ही इसको टॉयलेट आ जाता है, शौच जाता है, पर अभी इसको पेट ठीक चल रहा है। तो अभी तो वह एक ही बात कहता रहता है कि मम्मी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैं इसको कह देती हूँ कि बेटा ठीक हो जाएगी, और थोड़ी देर में फिर खेल में लग जाता है, तो ठीक हो जाता है, मस्त हो जाता है। तो अभी इसको हमने वो दवाई जो चल रही थी उसी पे चलाए रखा है, क्योंकि अभी इसको एक कब्ज के सिवा कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर लक्षण नहीं उभर के आया जिस पर हम दवाइयाँ बेस कर सकें। तो 30/9/15 को फिर आए हैं इसकी माँ जी। आज सब सुबह उठा तो खांसते हुए धड़ धड़ की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि फटा बांस होता है। रात को खांसी शुरू हुई थी, पूरी रात ये खांसता रहा, पर अब जाकर ये थोड़ा ठीक लग रहा है। मैंने कुछ नहीं दिया अभी इसको, जब से आपकी दवाई चली है तब से ठीक ही था। बस आज रात ही खांसी आई है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। तो आज रात आई है, अगर आगे खांसी चलेगी तो दवाई की जरूरत होती है इसको, मतलब बदलने की या कुछ करने की। तो रविवार को यानी 30/8/2015 को इसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा। आप थे नहीं तो मैं इसे हॉस्पिटल ले गई,
वहाँ उन्होंने गैस का इंजेक्शन लगा दिया, पर यह पूरे दिन पूरी रात दर्द से तड़पता रहा और अगले दिन जब सुबह सोकर उठा तो ठीक था। बच्चा माँ के साथ छेड़ाखानी करके खेल रहा है वो। मैंने अगले दिन इसको टेस्ट करवाए, इसके सारे टेस्ट सब नॉर्मल हैं, बस थोड़ा खून कम है वो, क्योंकि ये थैलेसीमिया माइनर का बच्चा है तो उसमें कम होना स्वाभाविक है। और शौच में अमीबा का इन्फेक्शन यानी एंटबीबा स्टोलेटिका का इन्फेक्शन है। इसका इलाज मैं उसको बता रहा हूँ, ये आगे थोड़ा और जारी रखोगे तो ठीक हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था शुरू में ही, एक सीक्वेंस ऑफ रेमेडी चलता है, तब चलता रहेगा बार बार इसको सिमिलिवम यानी पेशेंट को मिलता रहेगा, तब जाके ये धीरे धीरे करके डिफेक्ट दूर होते हैं। क्योंकि ये कितने ही जन्मों के डिफेक्ट होते हैं, सिर्फ इसी जन्म के नहीं होते हैं ये। तो इसलिए लंबे इलाज की हमेशा हर मरीज को जरूरत होती है। जो इंसान ये समझता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, वो भी अगर हमसे ट्रीटमेंट लेता है तो वो पहले से और ज्यादा स्वस्थ हो जाता है और वो खुद डिफरेंशिएट कर पाता है कि पहले मैं कैसा था और अब कैसा हूं। तो ये बिल्कुल नई बातें मैं आपको बताता हूं जो नॉर्मली हमारे समाज में प्रचलित नहीं है, तो इसलिए शायद आपको अजीब लगे, पर ये सच्ची बातें मैं अपने क्लिनिक में इनको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।